हेलो स्टूडेंट, वेदांत 90 में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आपको बताया था, आपको प्रॉमिस किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के हमें आना है। आज ट्रांसफॉर्मेशन हमने शुरू कर दिया है और आपकी जो डिमांड है उसको देखते हुए हमने ट्रांसफॉर्मेशन का अपना चैप्टर हमने शुरू कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन को हमें शुरू करना है और हमें बहुत ध्यान से, बड़ी ऊर्जा के साथ, चुस्ती के साथ लगे रहना है और लगातार वीडियो में बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा चैप्टर है, ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे बड़ी शर्त ये होती है स्टूडेंट कि हमें उसमें क्या करना होता है कि सेंटेंस का रूप परिवर्तन करना है। क्या करना है? रूप परिवर्तन करना है। सेंटेंस के रूप परिवर्तन को हमें चेंज करना, बट उसके मीनिंग में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे कि देख रहे हैं कि चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंज इट्स मीनिंग। हमें सेंटेंस को चेंज करना है लेकिन उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं करना है। उसके मीनिंग में हमें कोई परिवर्तन नहीं लाना है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बना है? निकल कर आया सबसे ट्रांसफर से। ट्रांसफर, जैसे कि कोई अधिकारी होता है, कोई कर्मचारी होता है, उसका ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर का मतलब सेम पोस्ट पर जब उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है तो उसकी पोस्ट में चेंज नहीं होता है। तो उसमें हमारा क्या होता है कि उसको ट्रांसफर कर दिया है, ओनली ट्रांसफर, बट उसकी पोस्ट में चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर भी हम यही बात कर रहे हैं अपनी, चेंज द सेंटेंस को चेंज करना है, कर दीजिए चेंज उसे। फिर क्या करा? विदाउट चेंज इट्स मीनिंग, किंतु उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं आना है। जो सेंटेंस का अर्थ रहेगा वो स्वयं उसका रहना चाहिए। ये जो हमारा रूल है पूरे ट्रांसफॉर्मेशन पर लागू रहेगा। जब तक ट्रांसफॉर्मेशन में हम काम कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें ये लगातार ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस का जब आप चेंज करेंगे उसके अर्थ में, उसके मीनिंग में चेंज नहीं करना है। यू हैव टू चेंज द सेंटेंस बट नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। आपको सेंटेंस को चेंज करना है बट उसके मीनिंग को चेंज बिल्कुल नहीं करना है। चलिए कैसे? सबसे पहले जो उसमें टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन में, वो है हमारा रिमूव एडवर्ब टू। अपना प्रोनाउंसिएशन सबका अलग होता है, कुछ टू पढ़ते हैं, कुछ टू पढ़ते हैं, यानी कि T-O-O-2। इसे आप जो पढ़ें आप पढ़ सकते हैं। इसे टू भी पढ़ते हैं और इसे टू भी पढ़ते हैं। प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करता, हमें सीखना है। तो क्या करा? रिमूव एडवर्ब की अगर बात करें, सबसे पहली बात तो ये कि हमें एडवर्ब को भी सीखना है। इसमें बोला ये क्या है? टू एक एडवर्ब होता है और ये क्या बोल रहा है? एडवर्ब। रिमूव से मतलब है हटाना। रिमूव मतलब हटाना, हटा देना है। किसे हटाना है? एडवर्ब को। और वो एडवर्ब क्या है? वो एडवर्ब है हमारा टू। एडवर्ब टू को हमें हटाना है। दिए गए सेंटेंस से एडवर्ब टू को हटाना है और इसके अलग अलग रूल हैं जो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जानकारी लेनी है कि ये एडवर्ब क्या है। एडवर्ब के बारे में हमें जानकारी लेना चाहिए। अब देख रहे हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना है ये। एडवर्ब की अगर बात आप करते हो तो दो शब्दों से मिलकर बना एड प्लस वर्ब। एड प्लस वर्ब दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों को जोड़ करके एक शब्द बना दिया है जिसे हम एडवर्ब के नाम से जानते हैं। एडवर्ब, एड से मतलब आप जानते हैं जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। और वर्ब जानते हैं आप, क्रिया। वर्ब को भली भांति आप जानते हैं, जिसे आप क्रिया के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब है क्रिया में कुछ जोड़ना, क्रिया में कुछ जोड़ना, क्रिया में कुछ ऐड करना। अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये रही आपकी डेफिनेशन। देखिए, एन एडवर्ब इज ए वर्ड। एक एडवर्ब एक क्या है? एक वर्ड है, एक शब्द है। क्या है? दैट मोडिफाइज, जो मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करता है यानी कि महत्व देता है, उसके मीनिंग को बढ़ा देता है, उसके महत्व को और बढ़ा देता है। क्या कर देता है? मॉडिफाई ए वर्ब, जो मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। क्या करता है? एडजेक्टिव को भी कर देता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। और सबसे बड़ी बात माय डियर ये है इसमें, ये क्या करता है? और एन अदर एडवर्ब, और दूसरे एडवर्ब को भी ये मॉडिफाई कर देता है। यानी कि एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, उसे भी बल देता है, उसे भी महत्व देता है, उसे भी और ज्यादा एक्टिव कर देता है। क्या हो जाता है कि एन एडवर्ब, एक जो हमारा एडवर्ब है,
इज ए वर्ड एक ऐसा एक वर्ड है, एक शब्द है दैट मॉडिफाइज, जो मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई बना देता है, कर देता है। ए वर्ब एक वर्ब को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की अगर बात करें आप, एडजेक्टिव क्या होता है वो आगे मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन में जब पढ़ाऊंगा, आपको डिग्री ऑफ कंपेरिजन आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें एडवर्ब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ बता देता हूँ। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब होता है हमारा विशेषण। एडवर्ब क्या होगा? विशेषण, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जनरल सी बात है, शुद्ध हिंदी की बात मैं कर रहा हूँ। किसी एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव है हमारा, किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, एक एडजेक्टिव किसे मॉडिफाई करता है? नाउन को और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। चलिए, और अभी आपको बताया दिखाया एन और एन अदर एडवर्ब, और एक दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब ही मॉडिफाई करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात कर रहे थे, एडवर्ब को हमने देख लिया, एडवर्ब को हमने सीखा, पता चला हमें एडवर्ब क्या करता है और एडवर्ब क्या है। एडवर्ब क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण अपनी ही एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर देता है। अब बात करेंगे इसमें हम रिमूव टू की। रिमूव टू हमारे पास, यानी कि जो रिमूव एडवर्ब टू को हटाना, चेंज करना, इसे हटाना है, चेंज करना है। देखिए कैसे करना है, इसमें कुछ पॉइंट हमें देखने हैं। जब सेंटेंस में हमारे पास किसी भी सेंटेंस में टू दिया होता है, टू और प्लस टू का कॉम्बिनेशन होता है, टू का और टू का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों एक साथ चलते हैं। सेंटेंस में जब टू और टू का कॉम्बिनेशन दिया होता है, तो यहाँ पर इसके स्थान पर सो यूज करते हैं, और यहाँ टू के स्थान पे दैट यूज करते हैं। एज ए रूल की अगर हम बात करें, जो हमारे पास रूल है, रूल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, टू के स्थान पर सो और टू के स्थान पर दैट लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करें, जो अर्थ के अनुसार, जो हमारा मीनिंग है, अकॉर्डिंग द मीनिंग of the sentence, use subject, pronoun subject, ऐसे लिखेंगे, use pronoun subject। क्या करना हमें? अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस है उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि मीनिंग के हिसाब से हमें यूज करना है। क्या यूज करना? प्रोनाउन सब्जेक्ट। कहां पर? जो हमारा दो सेंटर, कहां? इन द अदर सेंटेंस, जो हमारा अदर सेंटेंस होगा वहां पर हमें क्या यूज करना है? जो अदर सेंटेंस होगा, अदर सेंटेंस का जो हमें सब्जेक्ट लेना है, उस सब्जेक्ट को किसके अकॉर्डिंग लेना है? जो सेंटेंस है उसका जो मीनिंग है, उसके मीनिंग के हिसाब से हमें प्रोनाउन सब्जेक्ट लेना है। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, इसका जो वाक्य होगा दूसरा, यदि अगर बात करें, यदि जो हमारा मुख्य सेंटेंस होगा, यानी कि मूल जो हमारा सेंटेंस होगा, जो मेन और प्रिंसिपल सेंटेंस होगा, मुख्य सेंटेंस होगा, यदि वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो जो बाद का, यानी कि दूसरा जो हमारा वाक्य होगा, दूसरा जो वाक्य होगा, उसमें हमें क्या लगाना? कैन नोट लगाना है। क्या लगाएंगे? कैन नोट लगाएंगे। यानी कि मूल वाक्य यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो दूसरे वाक्य में हमें क्या लगाना? कैन लगाना है, यानी कि कैन नोट लगाना है। और यदि मूल वाक्य पास्ट में है, काय में है? पास्ट में है, तो दूसरे वाक्य में हमें कुड नोट लगाना है। बहुत ही जनरल
तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को। यानी कि ये एक सेंटेंस होगा हमारे पास, जो सेंटेंस जो प्रथम वाक्य होगा, फर्स्ट वाला वाक्य वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो बाद वाले वाक्य में हमें कैन नॉट लगाना है। और यदि प्रथम वाक्य यानी कि मूल वाक्य काय में है, पास्ट में है, तो दूसरे वाक्य में हमें कुड नॉट लगाना है। यानी कि पास्ट के साथ कुड नॉट लगाना है, प्रेजेंट के साथ कैन नॉट लगाना है। ये बहुत अच्छे से हमें समझ लेना है। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे इसमें, कहाँ पे, चलो यहाँ लिख देते हैं, एक मिनट। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, यदि जो हमारा प्रथम वाक्य होगा यानी कि मूल वाक्य, मूल वाक्य में आपको देखने को मिलता फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम, फॉर हिम आदि आ जाए, तो हमारा जो दूसरा सेंटेंस होगा, दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा, दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा, वो जो ऊपर दिए हुए हमारे ये फॉर मी, फॉर देम, फॉर हिम आदि जो हमें दे रखा प्रोनाउन है, इनके अकॉर्डिंग हमारे पास आई, वी, दे और ही होगा। ये बहुत ही ध्यान से देखने हुए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। यदि किसी सेंटेंस में फॉर मी है तो फॉर मी का न्यू सब्जेक्ट, दूसरे सेंटेंस में जो प्रोनाउन सब्जेक्ट आप लोगे वो आई होगा। फॉर अस, फॉर अस आपको देखने को मिलता है, तो दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, आपका वी होगा। फॉर देम आपको मिला देखने को, तो दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो दे होगा। फॉर हिम तो दूसरे सेंटेंस का क्या होगा, आपका ही होगा। चलिए इतने को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में हमें सबसे पहले एक रूल को, इस बात को अपने पल्ले, अपने दिमाग में बांध लेना है, बिल्कुल उतार लेना है दिमाग में। क्या क्या लिखा है, चेंज द सेंटेंस, सेंटेंस को बदलिए, बदलना है। विदाउट चेंज इट्स मीनिंग, किंतु उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी कि बिना अर्थ बदले रूप परिवर्तन, सेंटेंस को बदलना है लेकिन उसमें रूप परिवर्तन करना है, बट उसके मीनिंग में, अर्थ में कोई चेंज नहीं होना है। आगे हम बात कर रहे हैं कि रिमूव टू करना, रिमूव एडवर्ब टू, यानी कि एडवर्ब टू को हटाना है। एडवर्ब टू को हटाने के लिए, एडवर्ब की मैंने डेफिनेशन आपको अभी बताई है। एडवर्ब क्या होता है कि एडवर्ब क्रिया विशेषण कहलाता है, क्रिया की विशेषता को बढ़ा देता है। उसमें अगर एडवर्ब यूज कर देते हैं तो एडवर्ब वो किसी स्थान को भी मॉडिफाई करता है, टाइम को भी मॉडिफाई करता है, मैनर को भी मॉडिफाई करता है। वो आपको देखने को मिलेगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर भी होता है। ये सारी चीज आपको देखने को मिलेंगी, वो आपको चल जाएगा पता। एक एडवर्ब अपने एडवर्ब को ही, एक एडवर्ब अपने एडवर्ब को ही स्वयं को ही मॉडिफाई करता है। जैसे मैंने भी एग्जांपल आपको दिया था, ही रन्स वेरी फास्ट, फास्ट एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है, वो अब दोनों अपने काम कर रहे हैं। और आगे हमने बताया आपको, देखिए क्या कि मूल वाक्य में फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम ये सारी चीजें हैं, तो हमारे पास ये वाले दूसरे वाक्य के जो सब्जेक्ट हैं ये हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे। अकॉर्डिंग द मीनिंग, मीनिंग के हिसाब से, अकॉर्डिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस है सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से, मीनिंग के अकॉर्डिंग यूज प्रोनाउन सब्जेक्ट। क्या यूज करना, हमें प्रोनाउन सब्जेक्ट यूज करना है। क्या करना है, प्रोनाउन सब्जेक्ट यूज करना है अपने दूसरे सेंटेंस में, इन द अदर सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में। फिर नेक्स्ट बात बताइए आपको, यदि जो मूल वाक्य है, मूल वाक्य से मतलब है जो प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज मतलब जो प्रथम वाक्य है, जो मूल वाक्य है, यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में आपको मिलता है, यदि उसमें प्रेजेंट की कोई सहायक क्रिया लगी है, प्रेजेंट की कोई वर्ब लगी है, यानी कि पहला वाक्य ठू वाला वाक्य, ध्यान देंगे, ठू वाला वाक्य जिसमें ठू लगा है, TOO लगा है, वह वाक्य यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है, यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो ये बाद वाला जो यानी कि दूसरा सेंटेंस जो हमारा होगा, प्रोनाउन वाला जो हमारा सेंटेंस होगा, उसमें हमें कैन लगाना है। क्या लगाना है, कैन लगाना है। और यदि मूल वाक्य पास्ट टेंस में है, कौन सा वाला, जिसमें ठू लगा है,
और वो पास्ट टेंस में है, उसमें बाजबर लगा है या किसी सेंटेंस में डिड लगा है या बी टू लगा है, ऐसा कुछ उसमें आ जाता है कॉम्बिनेशन कहीं, तो उसमें क्या सेंटेंस है, सेंटेंस में टू लगा है, तो बाद वाले सेंटेंस जो हमारा होगा उसमें हमें कुड नॉट लगाना है। बात शायद मेरी क्लियर होगी आपको सबको क्लियर है। चलिए जब सेंटेंस में हमारे पास फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम देखने को मिलता है, और फॉर मी, फॉर देम के लिए यानी कि फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम के अकॉर्डिंग, इनके हिसाब से आप फॉर मी के हिसाब से आई, वी और दे आदि अपने प्रोनाउन सब्जेक्ट को दूसरे सेंटेंस में लिख देते हैं, तो जो फिर इन शब्दों को अपने मूल सेंटेंस से हटा देते हैं। दोनों बात हैं यहाँ पर। कुछ विद्वान कहते हैं कि इन्हें हटा देते हैं, और कुछ विद्वानों का कहना है कि लगा रहने देते हैं। तो ये दोनों चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं से आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि इसमें लगा करके छोड़ दिया है, वो भी सही है। और आपने यदि इतना लगाने के बाद फॉर मी का आई लगाने के बाद फॉर मी को यदि आपने हटा दिया है, तो उस स्थिति में आपका सेंटेंस करेक्ट है, वो आपका सही है, गलत नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ, इसमें आपको दिखा देता हूँ। देखिए, द बॉक्स इज टू हैवी, HEAVY, टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, LIFT। ये हमारे पास एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट। देखिए क्या चेंज होगा इसमें, आसान सेंटेंस है बिल्कुल। समझना क्या है इसमें, हमें देखना क्या है, फॉर मी को देखना है। यदि हमें इसमें क्या करना है, द बॉक्स इज टू के स्थान पे सो यूज कर दिया। जैसे कि एज ए रूल आपको बता दिया, यदि कहीं पर आपको टू मिलता है तो टू पे स्थान पे टू लगा देना है। सो हैवी, HEAVY, हैवी। अब ये है हमारे पास फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम, फॉर हिम, ऐसे प्रोनाउन आपके सामने यदि मिल जाते हैं आप लोगों को, तो इसे इसके अकॉर्डिंग जो हमारा दूसरा सेंटेंस होगा, जो टू से हमारा नया सेंटेंस जुड़ेगा, उस चीज पे ध्यान देना है। तो कंजक्शन टू के स्थान पे दैट लगाएंगे, और अब जो हमारा नया सब्जेक्ट होगा, दैट से जुड़ने वाला जो हमारा सब्जेक्ट, जो दैट से जुड़ना है, उसके लिए फॉर मी के हिसाब से हमें आई लगाना है। अब यहां भी आना वापस हमें, ये हमारा जो मूल सेंटेंस है, प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि प्रिंसिपल जो वाक्य है, यानी कि मुख्य जो वाक्य है, वो किस टेंस में है, वो हमारा है प्रेजेंट टेंस में। जब प्रेजेंट टेंस में होगा तो हमारे पास कैन नॉट होगा, जब प्रेजेंट टेंस में होगा तो कैन नॉट होगा, और हमने कैन नॉट लगा दिया। आई कैन नॉट लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट इट यानी कि बॉक्स, इट से मतलब क्या है, बॉक्स। तो यहां देंगे, इस चीज पर ध्यान देंगे। तो देखिए सेंटेंस को हमने कैसे चेंज किया, द बॉक्स इज टू हैवी, बॉक्स इतना भारी है, इतने से मतलब इतना भारी है, क्या, फॉर मी, मेरे लिए, क्या, टू लिफ्ट, उठाने के लिए, यानी कि वो उठा नहीं पाने का। एक चीज और इसमें समझ लेंगे, अभी बताएंगे, जरा इसे देख लो। द बॉक्स इज सो, टू के स्थान पे जो हमारे पास टू था उसके स्थान पे हमने सो लगा दिया, सो हैवी दैट आई कहां से आया, आई आया यहां से, फॉर मी। आप सोच रहे होंगे आई कहां से आ गया इसमें सेंटेंस में, तो आई कहां से निकल कर आया, आई आया फॉर मी से। फॉर मी को हमने चेंज किया, फॉर मी का सब्जेक्ट हमने ढूंढा, हमने सर्च किया, क्या मिला हमें मिला आई, तो हमारा नया सब्जेक्ट बना आई। और कैन नॉट कहां से आया भाई, कैन नॉट आया प्रेजेंट होने पर, तो कैन नॉट लिफ्ट इट, ये सेंटेंस हमारे पास होगा। शायद मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसे कैसे हमें चेंज करना, फॉर मी का क्या करना है, फॉर अस का क्या करना, फॉर हिम का क्या करना है। बहुत अच्छे से आप शायद से इसे समझ गए होंगे। चलिए जब दूसरे
जो हमारे पास जब दूसरे वाक्य का कर्ता यानी कि सब्जेक्ट न मिले तो वन या नन लगाते हैं। क्या करते हैं? लगाते हैं। वन लगा देंगे या नन लगा देंगे। कैसे लगाएंगे इस बात को भी आपको बताएंगे। देखिए, द डे वाज या डे इज टू कूल टू कम आउट। देखिए सेंटेंस को। अब हमारे पास इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है दूसरा वाला, उसका हमारे पास कोई स्रोत भी नहीं है, कोई हमारे पास सोर्स भी नहीं है कि हम कहाँ से, यानी कि फॉर मी भी नहीं है हमारे पास, फॉर अस भी नहीं है, कोई हमारे पास ऐसा शब्द नहीं है जिससे हमारा नया सब्जेक्ट यानी कि निकल कर आए। तो यहां देख लेंगे, द डे इज टू कूल, दिन इतना ठंडा था, दिन इतना ठंडा था काय के लिए, कम आउट, बाहर आने के लिए। तो समझने के बाद इसमें यह है डियर कि दिन जो ठंडा था, मोस्टली कहा जाता है ठंडा, तो उसमें क्या ठंड सबसे ज्यादा मुझे लगेगी या आपको लगेगी या सबको लगेगी? मोस्टली इसमें ये बात बताई जा रही है, कहा जा रहा है सेंटेंस में कि दिन इतना ठंडा था। अपने यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, जो आउट ऑफ कंट्री है, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ घर के बाहर निकलना मतलब बर्फ इतनी रहती है, घर के बाहर नहीं निकलते, लोग अंदर ही बंद रहते हैं, अपने आप को कैद कर लेते हैं पूरी सर्दियों में। हमारे यहाँ की बात नहीं हो रही ऐसे। ये सेंटेंस उस जगह को शो करता है जहाँ पर जो -9 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री तक यानी कि टेम्परेचर चला जाता है, वहाँ की बात हम कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस बोल रहा है आपसे, द डे इज टू कूल टू कम आउट, दिन इतना ठंडा था, इतना ठंडा दिन था कि कोई भी बाहर नहीं आया। कोई भी, समझ लीजिए, कोई भी से मतलब है वन या नन। कैसे? देखो सेंटेंस बनेगा, द डे इज शो कूल, इतना ठंडा था, दैट वन कैन नॉट कम आउट, एक भी बाहर नहीं आया। इतना ठंडा दिन था कि कोई भी बाहर नहीं निकल सका, इतना ठंडा दिन था। तो एक भी से मतलब वन, एनी वन, कोई भी बाहर नहीं आया, इतना ठंडा दिन था। तो सबके लिए बात कर रहे हैं। अब वन लगाया है तो कैन नॉट जरूर लगाएंगे हम, और यदि इसमें हम नन लगाएंगे तो नन के साथ क्या हो जाएगा, दैट NONE, नन कम आउट। नन के साथ या अगर नन लगाते हैं तो नन में ही सारी चीजें आ जाती हैं। नन का मतलब होता है वन कैन नॉट, नन का मतलब कोई भी, ये नेगेटिव को शो करता है। तो इसके नन के साथ हमें नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां मैं एग्जाम पॉइंट की बात करूंगा, मैं एग्जाम पॉइंट उठाऊंगा यहीं से। अब ये सेंटेंस हमारा बना देता है, यदि सेंटेंस को वो इस तरह ले लेता है। चलिए मैं पूरा सेंटेंस बना कर देता हूं आपको एग्जाम की दृष्टि से, कि एग्जामिनर यहां पर आपके साथ क्या खेल खेलेगा वो आपको दिखाता हूं। देखिए, द डे इज सो कूल दैट नन, NONE, नन कैन नॉट कम आउट। देखिए माय डियर, यहाँ पर एक एरर आ गया है, सेंटेंस में एक एरर आ गया, और उस एरर को हमें देखना है, उसे निकालना है। इस सेंटेंस में वो क्या करेगा, यहाँ नन भी लगाएगा और यहाँ नोट भी लगाएगा, जबकि रूल कहता है कि नन के साथ नोट का यूज नहीं होगा, ये सुपरफ्लस हो जाएगा। क्या होगा, सुपरफ्लस हो जाएगा, जिसकी हमें नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो इसे हमें यहाँ से इरेज करना होगा, हटाना होगा, और तब जाकर के हमारा सेंटेंस ये करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट रूल लेता हूं इसमें। कुछ सेंटेंस हमारे पास ऐसे होते माय डियर, देखिए इसमें, यदि वाक्य में
केवल टू है और टू का प्रयोग नहीं है तो टू के स्थान पर जो हमारे पास टू होगा, टू के स्थान पर, टू को हटाकर या टू के स्थान पर हमें क्या लगाना है, पर OVER ओवर एक्सट्रीमली या वाक्य के अंत में बियॉन्ड BEYOND बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट LIMIT बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा देते हैं। रूल है, सेंटेंस ये कहता है यदि किसी सेंटेंस में केवल टू का प्रयोग हुआ है, केवल ओनली टू का प्रयोग हुआ है, तो उस टू के प्रयोग होने पर, ओनली टू के प्रयोग होने पर वहां पर टू के स्थान पर हमें ओवर लगाना है या एक्सट्रीमली लगाना है, या जो वाक्य है, वाक्य का लास्ट में जाकर के टू को हटाकर वाक्य के अंत में लास्ट में जाकर के बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हमें लगा देना है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हमें लगाना है। चलिए एक सेंटेंस लेता हूं मैं इसमें, देखिए द TEA द टी इज टू हॉट। देखिए ये सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो सेंस ऑफ ह्यूमर को भी हमें दर्शाते हैं। इस तरह के जो वाक्य होते हैं, हमारा जो सेंस है, हमारी जो सोचने की शक्ति है, हमारी जो सोचने की ताकत है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। सेंटेंस क्या बोल रहा है समझ के देखिए एक बार। सेंटेंस ने बोला, ये कह रहा आपसे द टी इज टू हॉट। जनरली आप सब जानते हैं इस बात को कि जो चाय हमारी होती है उसे गर्म ही पिया जाता है, ठंडी करके कोई नहीं पीता। शायद आप भी नहीं पीते होंगे, मैं तो गर्म पीता हूं। तो जनरली आप भी इस बात को जान रहे हैं कि जो टी है हमारी वो गर्म ही पी जाती है। टी इज टू हॉट, लेकिन गर्म तो पी जाती है, लेकिन उसकी गर्म की पीने की एक लिमिट तो है। कितनी गर्म पी जाएगी, ऐसा तो नहीं कि आप अभी 100 डिग्री पे वो उबल रही है, 100 डिग्री पे उबलती हुई चाय को आपको तो फिल्टर करके दे दिया जाए और आप उसे पीना शुरू कर दें, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा अगर संभव नहीं है तो ये वही स्थिति है। कौन सी स्थिति कि हॉट कितनी है, यानी कि 100 पर 100 लगभग 100 टेम्परेचर पे चाय उबल रही है और वो आपको फिल्टर करके दे दी है, तो लगभग मान के लिए 90-95 सेंटीग्रेड की स्थिति में उस चाय को आप नहीं पी पाओगे। तो ये टू हॉट उसी चीज को दर्शा रही है। अदरवाइज चाय तो पी जाती है, गर्म पीते हैं सब लोग, बट क्या 100 डिग्री पर थोड़ी पी लेंगे, या 90 या 95 डिग्री टेम्परेचर पर अगर चाय है तो क्या उसे पी पाओगे आप? नहीं पी पाओगे। तो ये उसी चीज को बता रहा है सेंटेंस, ये हमारा वाक्य है द टी इज टू हॉट। टू हॉट का मतलब बहुत ज्यादा। एक चीज मैं और बताना चाह रहा था इसमें, मैं आपको बता देता हूं। ये जो टू होता है हमारे पास, ये टू एक नेगेटिव मीनिंग को दर्शाता है, इसका मतलब नेगेटिव होता है। जबकि आप जानते हैं इस टू का मतलब भी बहुत होता है और वेरी का मतलब भी बहुत होता है। आप अच्छे से जानते हैं वेरी माने बहुत है और टू माने बहुत है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है, ये नेगेटिव मीनिंग है और ये पॉजिटिव है। दोनों में नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस है। क्या कहता है? नेगेटिव टू हॉट का मतलब इतनी हॉट पी नहीं जा सकती। और यहाँ वेरी की अगर बात करें, द टी इज वेरी हॉट। वेरी हॉट का मतलब है कि पीने की क्षमता उसमें है, उसे पिया जा सकता है। वेरी हॉट से मतलब है जो पीने योग्य है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल यानी कि शरबत हो गई है या ठंडी हो गई है, उसी स्थिति की बात नहीं कर रहा। वेरी हॉट से मतलब है पीने योग्य है। बट अगर ठू लगा देंगे तो ठू लगाने का मतलब पीने योग्य नहीं है। और आपने गलती से उसमें एक सिप ले लिया, आपने उसमें कोशिश की पीने की, तो पता लगा कि वो आगे और पीछे कहीं नहीं जा रही और बीच में अटक गई है, आफत आ गई, उसमें क्या करें, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो ये उसी चीज को बताता है, नेगेटिव की बात करता है।
टू हॉट, अगर आप किसी को कह देते हैं ही इज टू फैट, वो तो बहुत मोटा है, यानी कि मोटे का मोटा है, वो मोटे में भी मोटा है और मोटा, यानी कि उसके बस के कुछ नहीं है अब, तो वहां पर नेगेटिविटी आ गई है। वेरी फैट अगर बोलेंगे तो फैट तो मोटे तो लोग होते ही हैं, लेकिन उतना मोटा है कि अपने कार्यों को, अपनी जरूरतों को वो चल फिर सकता है, आ सकता है, काम कर सकता है। ये पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे बनाना है। तो जब हमारे पास सेंटेंस में केवल अकेला टी डबल टू काम करता है, जब ये अकेला टू है हमारे पास, उस स्थिति में हमें क्या करना है सेंटेंस में, देखिए द टी इज, ओवर भी लगा सकते हैं, हमारे पास एक वर्ड होता है ओवर, ओवर का मतलब ये बहुत ज्यादा, यानी कि अत्यधिक, क्या है, बहुत ज्यादा, या इसके स्थान पर एक्सट्रीमली, EXTREMELY, एक्सट्रीमली, ओवर या एक्सट्रीमली हॉट लगा देंगे। क्या किया हमने, या तो हमने ओवर लगाएंगे या एक्सट्रीमली, दोनों में से एक लगाएंगे, दोनों का यूज नहीं कर देना है, इस बात का भी ध्यान रखना है, चाहे ओवर लगाइए या एक्सट्रीमली लगाइए और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। या की बात करें, ऐसे भी बन जाएगा सेंटेंस हमारा, द टी इज हॉट, और कैसे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इस चीज को भी समझना आइडिया, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से मतलब क्या है, इसे समझना है। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, द टी इज टू हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी कि जिस लिमिट में चाय गर्म होनी चाहिए थी, उस लिमिट के बाहर गर्म है। बाहर गर्म है मतलब बहुत ज्यादा गर्म है। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, जैसे आप लोग कई बार सेंटेंस यूज करते हैं, यू शुड टॉक टू मी, यू शुड नॉट टॉक टू मी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तुम्हें मुझसे औकात के बाहर जाकर बात करनी नहीं चाहिए, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी कि वो कहना चाहता है कि अपनी औकात में रहकर बात करिए। यू शुड टॉक टू मी इन योर लिमिट, इन योर लिमिट, अपनी औकात में, बट नॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी कि औकात के बाहर जाकर बात नहीं करनी है। तो यहाँ पर बियॉन्ड से मतलब क्या है, उसकी स्थिति बाहर चली गई है, यानी कि नेगेटिव आ गई है। नेगेटिव से मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। चलिए नेक्स्ट रूल लूंगा इसमें मैं, ये होगा, देखिए द डॉक्टर इज टू फैट टू रन। एग्जाम्पल लेता हूं, क्या बोल रहा सेंटेंस, द डॉक्टर इज टू फैट टू रन। टू फैट टू रन, यहां पर हमारे पास टू है और टू है, तो जैसे कि मैंने जनरली आप लोगों को बता दिया है, इस टू के स्थान पर हमें सो यूज करना है और इस दैट के टू के स्थान पर दैट यूज करना, और दैट के बाद हमारे पास नया सेंटेंस हमें बनाना होता है। और कैसे बनाना होता है, यदि मुख्य सेंटेंस यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज जो मेन सेंटेंस है, यदि वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो इधर की तरफ आप लोग कैन नॉट लगाएंगे, जो कैन नॉट लगता है, और यदि पास्ट है तो कुड नॉट लगाएंगे। कैसे, आपके सामने सेंटेंस होगा ऐसे, देखिए, क्या द डॉक्टर इज सो फैट, इज सो फैट, दैट, टू के स्थान पर दैट लगाएंगे। अब डॉक्टर यानी कि यहाँ पर वैसे तो ये कॉमन जेंडर है, डॉक्टर लेडी भी होता है और आपका जेंट्स भी होता है, दोनों होता है, लेकिन यहाँ मोस्टली जहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं किया जाता या जेंडर का हमारे पर कोई क्लियरेंस नहीं होता, तो हम जो प्राथमिकता देते हैं वो मोस्टली किसे देते हैं, पुरुष को देते हैं। तो हमें क्या लेना है, ही लेना है, और प्रेजेंट इज को देखते हुए कैन नॉट लेना है, कैन नॉट रन हो जाएगा। ये देखिए आपके पास सेंटर जाएगा। और दूसरा एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है, द वाटर इज टू हॉट
for me, the water is too hot for me to bath in it। देखिए अब आपको रूल याद आ रहा होगा जो भी मैंने अभी दोहराया था। यदि किसी सेंटेंस में फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम, फॉर हिम इस तरह का कोई वर्ड आपको, एक्सप्रेशन आपको मिल जाता है, आपको मिलता है उसमें, तो उसके स्थान पर हमें जो नया सेंटेंस जो हमें बनाना होता है, दैट के बाद जो हमारा सेंटेंस बनता है, दैट से जो हमारा सेंटेंस जुड़ता है, उसके सब्जेक्ट को हमें इसके अनुसार लेना होता है। कैसे? देखिए, द वाटर इज सो हॉट। पानी इतना गर्म है। भाई कितने गर्म पानी में नहा लेते हो आप मान के चलिए कि नॉर्मल पानी को देखते हो, आप चेक करते हो, या ऐसे करते हो कि यानी कि 100 डिग्री पे खोल रहा है, 100 डिग्री के पानी में आप लोग कूद पड़ते हो? संभव तो नहीं है ऐसा। तो यानी कि पानी कितना गर्म है, वो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट है। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट यानी कि अपनी स्थिति के बाहर जाकर के गर्म है। क्या हो जाएगा? देखिए, हॉट दैट। अब फॉर मी को देखते हुए हमारे पास जो नया सब्जेक्ट होगा वो आई होगा, और प्रेजेंट है तो कैन लगाएंगे। कैन नॉट बाथ इन इट। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास सेंटेंस कि उसमें मैं नहा नहीं सकता, नहाने की स्थिति से बाहर है, नहाने की स्थिति उसमें बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस क्या कहता है आगे देखिए। अब हमारे पास एक चीज और होती है, अभी तक तो हम सीख रहे थे इसमें रिमूव, रिमूव टू, रिमूव एडवर्ब टू, हम ये देख रहे थे इसमें रिमूव एडवर्ब टू। अब हमें क्या करना इसमें, अब हमें, हमारे पास दो तरह से सेंटेंस आते हैं एग्जाम में। कई बार तो रिमूव टू आपसे करवा लेता है, और कई बार यूज टू भी आपसे करवाता है। तो यूज टू कैसे पढ़ाना है, यानी कि क्या करना है, जो हमने ये वाले रूल लिखे थे, रिमूव एडवर्ब टू, रिमूव एडवर्ब टू हमने किया था। अब हमें इसके सभी नियमों को उल्टा कर देना है। क्या कर देंगे? इसके सभी नियमों को उल्टा कर दीजिए। क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। जो कुछ हमने लगाया उन सबको हटा देंगे। इसके बारे में विस्तार से मैं आपको कल बताऊंगा कि रिमूव, आज हमने सीखा रिमूव टू, कि रिमूव कैसे करना है, टू को कैसे हटाना है। कल आपको बताया जाएगा अगली वीडियो में कि हमें यूज टू कैसे वापस करना है, यानी कि हमें यूज कैसे करना अपने सेंटेंस में। ये चीज़ आपको हम कल बताएंगे। कल के वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन में यूज टू, रिमूव टू और यूज टू आपका क्लियर हो जाएगा टॉपिक। इस टॉपिक में इसमें से एक सेंटेंस आपके एग्जाम में, जो बोर्ड लेवल का एग्जाम है, वो चाहे सीबीएसई का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, या आईएससी का हो, कहीं से भी हो, और जितने भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें भी इसमें से आपको टॉपिक देखने को मिलता है। कहीं पर भी एरर आ जाता है, और उस चीज़ को बारीकी से अगर आप देखेंगे तो मेरी वीडियोस आपको बहुत ही बेनिफिशियल सिद्ध होगी, पक्का सिद्ध होगी, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। चलिए यूज टू कल पढ़ते हैं। लगातार वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। वीडियो आपको पसंद आए, आपके अपने प्रॉमिस के अनुसार मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक शुरू कर दिया है, और इसमें लगातार आपको बने रहना है। और यदि कहीं पर किसी सेंटेंस को पहचानने में कठिनाई हो रही है, तो हमारी जो 10 सीरीज हमने अभी शुरू कर रखी थी, जो हमारी कंप्लीट हो गई है, तो 10 सीरीज को अवश्य देखें, उसे 10 सीरीज को अवश्य देखें, क्योंकि कोई भी ग्रामर का कोई भी टॉपिक तब तक आप पूरा नहीं कर सकते, या उसे अच्छे से गहनता से नहीं सीख सकते, जब तक आपके टेंस जो ट्रांसलेशन है वो आपकी कमांड ना हो, उस पर आपका कमांड ना हो, वो आपके कंट्रोल में ना हो, टेंस कंट्रोल में ना हो, तब तक नहीं हो सकता। तो अगर कहीं पर वीकनेस आपको नजर आ रही है, तो जाएं हमारी टेंस सीरीज में और आकर के उसे देखें और सेंटेंस को बनाएं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।